खबर तफसील से मरकजी अक़लियती वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने आज मुंबई हज हाउस में ऑर्गेनाइजर्स के साथ मीटिंग की। वहीं मरकजी वज़ीर मुख्तार अब्बास नकवी ने नई हज पॉलिसी के बारे में भी मालूमात दी। साथ ही एक नया मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया गया। इस ऐप के जरिए सफ़र हज पर जाने वाले आज़मीन हज से हुकूमत उनकी सहूलियात से मुताल्लिक़ राय लेगी। हज कमेटी के कोटे से 1,40,000 आज़मीन हज रवाना होंगे, तो वहीं प्राइवेट टूर के जरिए ऑर्गेनाइजर्स कोटे से 60,000 आज़मीन सफ़र हज के लिए रवाना होंगे। और इस वक्त हमारे साथ हमारे नुमाइंदे प्रशांत पांडे जुड़े हुए हैं मुंबई से। प्रशांत, जिस तरह से मुख्तार अब्बास नकवी ने आज तफसीलात दी, हज के उमूर को अपडेट किया गया है, बहुत कुछ सहूलतें दी गई, और क्या कुछ बताया है मुख्तार अब्बास नकवी ने? एक ऐप भी लॉन्च हुआ है। जी बिल्कुल, देखिए सबसे अहम आज की सबसे खास बात यही रही है कि जो ऐप लॉन्च किया गया है, क्योंकि हर बार हमने देखा है कि जब भी हज की यात्रा शुरू होती है तो किसी न किसी तरह से जो हाजी होते हैं उनकी शिकायतें जो है सरकार तक नहीं पहुंच पाती या कंसर्न ऑफिसर तक नहीं पहुंच पाती थी और उन्हें मुसीबतों से दो चार होना पड़ता था। कई ऐसे प्राइवेट टूर्स ट्रैवल्स होते थे जो कई लोगों को फंसा भी देते थे। अब इसके जरिए जो है अपनी शिकायत जो है ऐप के जरिए जो है हाजी जो है अपनी शिकायत सरकार तक पहुंचा पाएंगी, जो प्रशासन उनके तक पहुंचा पाएंगे और उसके खिलाफ जो है स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। लेकिन सबसे अहम बात मैं आपको यहाँ बता दूं कि आज ये बात स्पष्ट किया गया है कि 2 लाख से ज्यादा हाजी जो है साल जो है हज यात्रा के लिए जाएंगे, जो अपने आप में अब तक का सबसे विशाल स्कोर है, रिकॉर्ड है। और उनकी खास बात ध्यान देने के लिए मैं आपको बता दूं, जो आंकड़े इनकी तरफ से दिया गया है कि 11 जो है मक्का और 3 मदीना, वहां पर हेल्थ सेंटर बनाए गए हैं, डॉक्टर्स रखे गए ताकि अगर कोई हाजी वहां पर जाता है, उन्हें कोई दिक्कत होती है तो उन्हें उसका इलाज समय पर मिला जाए। और साथ ही मैं आपको बता दूं कि इनकी तरफ से 620 हज कोऑर्डिनेटर्स जो है इसमें डिप्लॉय किए गए हैं। यानी वो खास तौर पर ध्यान देंगे जो यात्री यहां से जाएंगे हज के लिए, उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत ना हो ट्रैवल करते वक्त और वहां पर रहने की किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। ऐसे 620 कोऑर्डिनेटर्स जो है यहाँ मुंबई से जो है हज के लिए रवाना किए जाएंगे। कुल मिलाकर देखा जाए यात्रा जो है 4 जुलाई से शुरू होगा और 500 फ्लाइट्स जो है इसके लिए बनाए गए हैं। 500 फ्लाइट्स जो है 2 लाख हाजियों को जो है अलग अलग जगहों से लेकर वहां पर पहुंचेंगे हज यात्रा के लिए। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो सारी चीजें तैयार कर दी गई, बस इंतजार किया जा रहा है 4 जुलाई का, जब एक बार हज यात्रा फिर से शुरू होगी। जी प्रशांत, जिस तरह से प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के ताल्लुक से कहा जा रहा था कि जीएसटी का जो मामला है थोड़ा महंगा हुआ है सफर, इस सिलसिले में कोई बातचीत हुई है? देखिए बहरहाल अभी तक कुछ डिस्क्लोज नहीं किया गया है। मैंने कहा कि जो एप्स शुरू किया गया है उसे आज से एक्टिवेट कर दिया गया है और जो प्राइवेट टूर्स एंड ट्रेवल्स है उनके जो प्रॉपर पैकेज होता है, क्योंकि कई बार हमने ये देखा है कि पैकेज में दिखाया जाता है कुछ और वहां जाने के बाद कुछ नहीं मिलता है। तो ये जो परेशानियों का दौर शुरू होता था पिछली बार से, उसे खत्म करने के लिए, उससे निजात पाने के लिए इस ऐप की शुरुआत की गई है। अब क्या है कि इस ऐप पर जो है जो प्राइवेट टूर्स ट्रेवल्स है वो अपने पैकेज को पूरा डिस्क्राइब करके अपलोड करेंगे और जो हाजी है, यात्री हैं, उस पैकेज को अगर सेलेक्ट करते हैं तो उनके कैटेगरी में जो चीजें बैठती हैं, अगर उन्हें नहीं मिलता है, उनके खिलाफ शिकायत की जाती है तो उनके खिलाफ एप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो ऐप शुरू किया गया है जहां पर लोग अपनी बातें नहीं रख पाते थे, कहीं ना कहीं मिस हो जाता था और इसी का फायदा जो है प्राइवेट टूर्स ट्रेवल्स लेते थे, दिखाते थे कुछ और, देते थे कुछ और, उनके साथ जो ठगी का सिलसिला होता था उस पर कहीं ना कहीं रोक जरूर लगेगी। बहरहाल जिस तरह से शुरुआत आज से की गई है तो देखना होगा आने वाले दिनों में कि ऐप कितना सक्सेसफुल होता है और यात्रियों को इसका कितना लाभ मिलता है। जी प्रशांत, जिस तरह से हाजी जब वहां जाते हैं तो वहां रहने एक मामला, बिल्डिंग्स का मामला होता है, कई बार शिकायतें आती रहती हैं, और रही बात खाने के ताल्लुक से भी कुछ बात हुई है इस मीटिंग में? जी बिल्कुल, देखिए पिछली बार शिकायत आई थी खाने को लेकर कि जो पार्सल या जो पैक्ड दिया जा रहा था वो ठंडा था या फिर कई दिनों पुराना था। ऐसी शिकायत जो है कई हाजियों की थी। तो इस बार कोऑर्डिनेटर्स को इंस्ट्रक्शन दिया गया है, जिस तरह से मैंने कहा कि 620 कोऑर्डिनेटर्स दिए गए हैं जो खास तौर पर असिस्टेंट के तौर पर जाएंगे, जो डॉक्टर का ध्यान रखेंगे, पैरा मेडिकल का ध्यान रखेंगे और साथ ही साथ रहने की व्यवस्था किस तरह की वहां पर की गई है उसका खास ध्यान देंगे। और खाने के लिए अलग से कुछ लोगों को अपॉइंट कराया गया है जो वहां पर खास विशेष खाने पर ध्यान देंगे। और जिस तरह मैंने कहा कि ऐप ये सबसे बड़ा हथियार इस बार हाजियों के लिए होगा कि अगर उन्हें कोई दिक्कत होती है तो उन्हें ऑनलाइन जाकर ऐप डाउनलोड करना है। ऐप में जाने के बाद उनकी शिकायत का जो कॉलम है वहां पर अपनी शिकायत दर्ज करानी है और उस शिकायत मिलते ही जो एप्रोप्रिएट एक्शन मैंने कहा वो तुरंत लिया जाएगा। यानी जो ऐप लॉन्च हुआ है, अगर हाजी हज के दौरान भी कोई शिकायत करता है तो वहां जो मौजूद कोऑर्डिनेटर्स है, इस तरह के जो जिम्मेदार है, उस पर फौरी कार्रवाई की उम्मीद की जा सकती है।
बिल्कुल, देखिए ऐप डाउनलोड लॉन्च करने का मुख्य वजह यही है कि आने और जाने के बाद नहीं, तत्कालीन जो है सेवाओं में किस तरह से मदद मिल पाए, ये उनका मेन मोटिव और इंटेंशन है। और इसीलिए जो 620 कोऑर्डिनेटर्स जाएंगे यहाँ से हज के लिए, उनका जिम्मेदारी होगी कि अगर उनके पास शिकायत मिलने के बाद, ऐप पे शिकायत मिलने के बाद इन पर अगर जानकारी दी जाती है ऑफिसर्स की तरफ से, तो वो जाकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, शॉर्ट आउट करेंगे। यही सारी चीज़ों को ध्यान में रखते इस ऐप को डाउनलोड किया गया है। और मैं आपको बताऊं कि जिस तरह से रिकॉर्ड बताया कि 2 लाख हाजी इस बार हज यात्रा के लिए रवाना होंगे। 21 जगह अलग अलग पूरे इंडिया में है, अलग अलग राज्यों से जाएंगे और 500 फ्लाइट्स की जो है बंदोबस्त किया गया है। तो बहरहाल 4 जुलाई से हज यात्रा की शुरुआत होगी और अलग अलग जगहों से फ्लाइट उड़ जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत इस पूरी जानकारी के लिए। प्रशांत ने जिस तरह से कहा कि एक ऐप लॉन्च हुआ है, वो एक्टिवेट हो जाएगा। आप उस ऐप को डाउनलोड कीजिए, अपने मोबाइल में रखिए और जो भी शिकायत सफर की शुरुआत से लेके वहां, जब आप वहां मौजूद रहेंगे हज के दौरान, कोई भी इस तरह की शिकायत होती है तो उस ऐप पर आप शिकायत कर सकते हैं। मरकजी सरकार हज कमेटी की तरफ से उस शिकायत को फौरी उस पर कोई इकदाम उठाए, इस तरह की आपको सहूलत देने की एक कोशिश है मरकजी हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से। आइए देखते हैं हज 2019 से मुताल्लिक किन नई पॉलिसियों का ऐलान किया गया है। आज़िमीन हज की सहूलियत के लिए नए क्या कदम उठाए गए हैं, सुनते हैं। वो हज और उम्रे का काम ज्यादा करते हैं, तो उस वक्त तजवीज आई, फिर ऑफिस मिनिस्टर नकवी साहब आपसे दरख्वास्त करूंगा कि वो मौजूद मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। अस्सलाम वालेकुम। Sir, it's my great pleasure and privilege that I have been. फ्रेंड्स, उनकी यहाँ एक मीटिंग हुई हमारी और इस देश के इतिहास में पहली बार होगा कि 2 लाख हिंदुस्तान के मुसलमान हज यात्रा पर इस वर्ष जा रहे हैं, वो भी बिना सब्सिडी के। इन 2 लाख हज यात्रियों के लिए लगभग 500 फ्लाइट्स 21 हवाई अड्डों से 21 एम्बार्केशन पॉइंट से जाएंगी। हमारे देश में जो इस वक्त हज यात्रा का कोटा है वो दुनिया के तमाम इस्लामिक देशों से ज़्यादा है, इवन पाकिस्तान से भी ज़्यादा है। लगभग 1,40,000 हज यात्री हज कमेटी ऑफ इंडिया के माध्यम से जाएंगे और 60,000 हज यात्री जो प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स जिन्हें कहा जा सकता है या जिन्हें आप हज टूर ऑर्गेनाइजर्स कहते हैं, उनके माध्यम से हज यात्रा पर जाने वाले हैं। फ्लाइट शुरू होने वाली हैं, वो 4 जुलाई 2019 से शुरू करने का शेड्यूल बनाया गया है। 4 जुलाई से दिल्ली, गया, गुवाहाटी, श्रीनगर से फ्लाइट शुरू होंगी। 7 जुलाई को बेंगलुरु, कालीकट केरला से 7 जुलाई, कोची से 14 जुलाई, गोवा से 13 जुलाई, मैंगलोर से 17 जुलाई, मुंबई से 14 और 14 एंड 21 जुलाई, श्रीनगर से 21 जुलाई को फ्लाइट्स हज यात्रियों को लेकर के जाएंगी। उसी प्रकार से अहमदाबाद से 20 जुलाई, औरंगाबाद से 22 जुलाई, भोपाल से 21 जुलाई, चेन्नई से 31 जुलाई, हैदराबाद से 26 जुलाई, जयपुर से 20 जुलाई, कोलकाता से 25 जुलाई, लखनऊ से 20 जुलाई, नागपुर से 25 जुलाई, रांची से 21 जुलाई और वाराणसी से 29 जुलाई को फ्लाइट जो है हज यात्रियों को लेकर के जाएंगी। हमने पोर्टल लॉन्च किया है और पोर्टल पर ही सारी इंफॉर्मेशन जो प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको अपनी डालनी पड़ेगी। हमें उम्मीद है कि और हम कोटा बढ़ेगा। इस बार भी जो कोटा बढ़ा है उससे काफ़ी राहत हिंदुस्तान के हज यात्रियों को मिली है। 620 हज कोऑर्डिनेटर यहाँ से जाते हैं जो कि हिंदुस्तान के जो हज यात्री हैं उनकी
वहाँ पर देख रेख और उनको मदद करते हैं। इसमें महिलाएं भी काफ़ी बड़ी संख्या में जाती हैं। इस बार जो है वो जो पिछली बार हम लोगों ने विदाउट महरम महिलाओं को जाने की व्यवस्था की थी, इस बार जो है वो नंबर 2340 महिलाएं इस बार बिना महरम हज यात्रा पर जा रही हैं, जिनको कि लॉटरी सिस्टम से बाहर रखा गया है। जितनी भी महिलाओं ने एप्लीकेशन दी हैं वो सब के सब 100% हज यात्रा पर इस बार जा रही हैं। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली वक्फ बोर्ड ने स्कूलों की तामीर के लिए इश्तिहार दिया है। अब दिल्ली में दिल्ली वक्फ पब्लिक स्कूल की तामीर होगी। ओखला 4, सीलमपुर में 2, मुस्तफाबाद में 2 स्कूलों की तामीर होगी। इसके अलावा बाबरपुर में 2, मटिया महल में 2, बलीमारान में 2 स्कूल तामीर किए जाएंगे। निजामुद्दीन में 1 और गांधीनगर में 1 स्कूल की तामीर होगी। स्कूलों की तामीर के लिए दिल्ली वक्फ बोर्ड ने किराए पर इमारतें मांगी हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने मुस्लिम इलाकों में स्कूलों की तामीर की हिमायत की थी। अलीगढ़ में मासूम बच्ची के कत्ल मामले पर मुल्क भर में गुस्से की लहर है। जगह जगह लोग एहतजाज कर रहे हैं। अलीगढ़ के टप्पल में दफा 144 नाफिज है। आरपीएफ, पीएसी और पुलिस के जवान लगातार गश्त कर रहे हैं। इस दौरान खबर है कि कुछ अफराद दफा 144 की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जिन्हें हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि अब तक 5 अफराद को हिरासत में लिया गया है। और इसी मामले पर मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। वेरी हीनियस क्राइम और इससे जो है वो इंसानियत ही नहीं बल्कि हैवानियत भी शर्मसार होती है। और इस तरह के क्राइम करने वाले जो विकृत मानसिकता के लोग हैं उनको समाज में कोई स्थान नहीं, उनकी जगह जेल के सीकचों में है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी। और यूपी के वजीर कानून ने इस पूरे मसले पर क्या कहा, आइए सुनते हैं। कानून मंत्री ब्रजेश पाठक जी हैं। सर, देखा जाए तो अलीगढ़ में जो घटना घटी है उसके बाद तमाम प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। अखिलेश यादव ने कहा है कि उत्तर प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, जंगल राज कायम हो गया है। दरअसल जब सरकार के संज्ञान में विषय आया, सरकार ने प्रारंभ काल से ही बहुत ही गंभीरता से लिया। संबंधित पुलिस कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की, उन्हें सस्पेंड किया है और जो दोषी हैं उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। कितना भी प्रभावशाली व्यक्ति हो, कितना भी सरकार में या अधिकारियों का समर्थन प्राप्त हो, हम बिल्कुल बख्शेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और पहले भी मैं स्पष्ट कर चुका हूं कि हम इस मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जा रहे हैं और उनको हम कानून के तहत कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे और ऐसे संदेश दिए जाएंगे कि भविष्य में जो लोग इस तरीके की घटनाओं करने के बारे में सोचें, उनकी रूह कांप जाए। ये भी सरकार ने विचार किया है। सर, अलीगढ़ के बाद अगर देखा जाए तो बरेली में भी इस तरह की घटना घटी है। यही वजह कि समाजवादी पार्टी के नेता और तमाम जो विपक्षी नेता हैं हमलावर हो गए हैं। असल विपक्षी लोग इस मामले को पॉलिटिकलाइज कर रहे हैं, जब ये दुखद है, शर्मनाक है। सरकार इस मामले को बहुत ही गंभीरता से ले रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने तत्काल निर्देश दिए हैं कि इसको इस मामले में कोताही न बरती जाए और पुलिस अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा चुकी है। और भी किसी की भी संलिप्तता या लापरवाही पाई जाएगी, उसको भी हम बख्शने वाले नहीं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। कैमरा पर्सन अप्पू पाठक के साथ राजीव तिवारी, न्यूज 18 दिल्ली। बीजेपी लीडर शाहनवाज हुसैन ने दहशतगर्दी के हवाले से वजीर आजम नरेंद्र मोदी के दिए गए बयान पर रद्दअमल जाहिर करते हुए कहा कि सब जानते हैं कि दहशतगर्दी का मरकज कहां है। इसके अलावा शाहनवाज हुसैन ने राहुल गांधी के बयान और मगरबी बंगाल में हो रहे बीजेपी और टीएमसी की झड़प पर भी बयान दिया। सुनते हैं क्या कहा शाहनवाज हुसैन ने। नरेंद्र मोदी जी ने बहुत बड़ी बात कही है। टेरर ग्लोबल थ्रेट है और इसको लेकर एक ग्लोबल मीटिंग होनी चाहिए। जो भी मुल्क टेररिज्म में थोड़ा भी आंशिक रूप से भी सहयोग कर रहे हों, उनको क्षमा दुनिया नहीं कर सकती, क्योंकि पूरे इंसानियत के लिए, पूरी मानवता के लिए आतंकवाद बहुत बड़ा खतरा है और पूरी दुनिया जानती है कि आतंकवाद का केंद्र कहां बना है। कांग्रेस जिस तरह की भाषा बोल रही है, इससे साफ जाहिर है कि राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी अपने आप को उसी
बैक टू बेसिक पर ही रख रहे हैं। वो जो नफरत की राजनीति करते रहे, वो प्रधानमंत्री को जिस तरह की गालियां देते रहे, हमें लग रहा था चुनाव के बाद कांग्रेस अपनी गलतियों से सीखेगी, कांग्रेस सबक लेगी और जो गाली गलौज की भाषा और इस तरह की जहर की खेती वाली भाषा, जहर और नफरत की भाषा जो कांग्रेस बोलती थी, उसको बोलना बंद करेगी। राहुल गांधी जी का ये बयान लोकतंत्र का अपमान है। बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी मानने वाली नहीं। जिस तरह की हरकत वो कर रही हैं, इससे साफ जाहिर है कि टीएमसी के लोग पुलिस के सहयोग से पूरी तरह से प्लानिंग के साथ हमारे बीजेपी के कार्यकर्ता की हत्या करवा रही हैं। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। हम लोकतांत्रिक तरीके से टीएमसी के गुंडों का मुकाबला कर रहे हैं और मुकाबला होगा। एक न एक दिन उनको सत्ता से बेदखल करके दिखाएंगे। मगरबी बंगाल के शिमाली 24 परगना के बशीरहाट में सियासी हामियों के दरमियान झड़प हुई, जिसके नतीजे में टीएमसी का एक हामी बीजेपी के 2 हामियों की हलाकत की खबर है। तमाम बीजेपी ने अपने 3 हामियों की हलाकत का दावा किया है। सिलसिले में आज मध्यमग्राम में टीएमसी की मीटिंग होगी और बीजेपी के लीडरान वज़ीर दाखिला से मुलाकात करेंगे और टीएमसी के खिलाफ शिकायत करेंगे। और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का श्रीलंका में शानदार इस्तकबाल किया गया। पीएम मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी ने श्रीलंका के सदर सिरिसेना के साथ मिलकर दरख्त लगाए। श्रीलंका में 21 अप्रैल को बम धमाकों के बाद मोदी सबसे पहले गैर मुल्की वज़ीर-ए-आज़म हैं जो श्रीलंका के दौरे पर गए हैं। श्रीलंका में ईस्टर के दिन हुए बम धमाकों में 11 हिंदुस्तानियों समेत 258 अफराद जाँ बहक हो गए थे। वज़ीर-ए-आज़म रहते हुए नरेंद्र मोदी का ये तीसरा श्रीलंका दौरा है। इससे पहले वो 2015 और 2017 में श्रीलंका दौरे पर जा चुके हैं। हिंदुस्तानी वजारत खारजा ने कहा कि मोदी का श्रीलंका दौरा ये बताने के लिए है कि हम हर मुसीबत में आपके साथ हैं। वहीं वजारत खारजा ने कहा कि हिंदुस्तानी हुकूमत दहशतगर्दों से निपटने में श्रीलंका की पूरी मदद करेगी। राहुल केरल के वायनाड के दौरे पर हैं। राहुल गांधी का केरल में आज तीसरा दिन है। आज राहुल गांधी ने केरल के कोझिकोड में रोड शो किया और लोगों से मुलाकात की और अवामी जलसे से खिताब किया। राहुल गांधी ने कहा कि वो वायनाड की तरक्की के लिए काम करेंगे। राहुल गांधी का लोकसभा इंतखाबात के बाद केरल का ये पहला दौरा है। So my job is to place the issues of the people of Wayanad in the Lok Sabha. And I guarantee you that you will hear Wayanad voice in the Lok Sabha. And I will do whatever I can to make the Wayanad, the name of Wayanad, heard not only in the parliament, not only in India, but all across the world. You gave me tremendous amount of support. And many leaders are given support. But you gave me something much more important than support, which I have understood in the last 2 days. I understood it slightly when I came here the first day, but in the last 2 days I have understood it deeply. You did not just give me support, you gave me all your love and your affection. कर्नाटक बीजेपी के रियासती सदर और साबिक वज़ीर आला येडियुरप्पा ने जेडीएस कांग्रेस मखलूत हुकूमत पर तनकीद की। येडियुरप्पा ने कहा कि हुकूमत खुश्क साली के पेश नज़र अवाम और किसानों को राहत पहुंचाने में अक्सर नाकाम हो चुकी है। उन्होंने कहा कि सरकारी हुकाम तसाहुली व लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। येडियुरप्पा ने रायचूर जिले में रियासती हुकूमत की जानिब से किए जा रहे राहतकारी कामों के बारे में मकामी लोगों से जानकारी हासिल की। उन्होंने देही इलाकों में पीने का पानी और रोजगार फराहम करने में नाकाम हो जाने का कुमारस्वामी हुकूमत पर इल्जाम आयद किया। ಮಾಡಿ ಇವತ್ತೆರಡನೇ ದಿನ, ನಾಳೆ ಒಂದಿನ ಮೂರನೇ ದಿನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲೇ ಒಂದು 3 ದಿನ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೊರ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಾಡದೇ ಇರೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಮತ್ತು ಜಿಂದಾಲ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಜಮೀನು ವಾಪಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ರೈತರ ಸಾಲ ಮನ್ನಾ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಮೋಸ ಮಾಡಿರುವಂಥ
ಆ ರೈತರಿಗೆ ಸಾಲ ಕೊಡಬೇಕು, ಮನ್ನಾ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ಚಳವಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ 3 ದಿವಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬಗ್ಗದೇ ಇದ್ರೆ ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಹೋರಾಟ ತಗೋದು. इंडियन एयरफोर्स का तैयारा 8 दिनों से लापता है। हिंदुस्तानी फजाइया ने ऐलान किया है कि जो शख्स लापता तैयारे की जानकारी देगा उसे 5 लाख इनाम दिया जाएगा। एयर मार्शल RD माथुर ने ऐलान किया है कि जो भी इस ताल्लुक से जानकारी फराहम करेगा उसे 5 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा हिंदुस्तानी फजाइया पर हर तरह की कोशिशों में मसरूफ है। हिंदुस्तानी फजाइया का खोजी हेलीकॉप्टर लापता तैयारे की खोज में लगाया गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में पानी की किल्लत बढ़ती जा रही है। जिले में जितने भी आबी जखायर हैं इनमें सिर्फ 9.67 TMC पानी बचा है। इस सिलसिले में हुकूमत ने खेती के लिए पानी बंद करने का हुक्म दे दिया है। पानी का इस्तेमाल अब सिर्फ पीने और रोजमर्रा की जरूरियात के लिए ही किया जा सकेगा। ऐसे में अब किसानों के सामने बड़ा मसला पैदा हो गया है और इनकी उम्मीद भरी नजरें आसमान पर टिकी हुई हैं। बिहार में भी पानी की किल्लत से आवाम को परेशानी उठानी पड़ रही है। बिहार के 25 से 30 अजला में पानी की किल्लत है। वहीं पानी की सतह तेजी से नीचे जा चुकी है, जिससे मुस्तकबिल में पानी के लिए परेशानी मजीद बढ़ सकती है। हालांकि पानी को लेकर रियासती हुकूमत के साथ साथ साइंसदान भी परेशान हैं। वहीं साइंसदानों का कहना है कि पानी की सतह नीचे चली गई है, जिसके सबब बिहार के अवाम को पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। आप चाहते हैं कि वाटर रिचार्ज हो तो उसका एक ही उपाय है, वो है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। हमारा जल स्तर का पर मॉनिटरिंग चल रहा है और वो घट बढ़ रहा है। ये बहुत ही चिंता की बात है। इसीलिए एक बड़ी आवश्यकता है कि हम भूजल को रिचार्ज करते रहें, जल के स्तर को बढ़ाने का काम करते रहें। बड़े पैमाने पर सरकार की ओर से इस पर काम चल रहा है, लेकिन अभी शुरुआत नहीं हुई है। लेकिन प्रारंभिक स्तर पर विभाग ने तय किया है, माननीय मुख्यमंत्री ने निर्देशित किया है हमारे विभाग को कि हम जितने कुएं हैं पुराने परंपरागत उसकी पहचान करें और उसको हम पुनर्जीवित करें। जम्मू कश्मीर के तारीखी विरसे को महफूज रखने और उसे आने वाली नस्लों तक पहुंचाने के लिए जहां सरकारी तौर पर कई इकदामात उठाए जा रहे हैं, वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो निजी तौर पर अपनी सदियों पुरानी विरासत को महफूज रखने में नुमाया काम अंजाम दे रहे हैं। जम्मू के डॉक्टर सुरेश अबराल भी उन्हीं लोगों में शामिल हैं जिन्होंने रियासत की तारीखी विरासत को महफूज रखने का बेड़ा उठाया है। पेश है जम्मू से राजेंद्र तिक्कू की रिपोर्ट, और आप देखिए रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाजत। आदाब। जम्मू के पंचतीर्थी इलाके में कायम शाश्वत आर्ट गैलरी को सरकार ने नहीं बल्कि एक फर्द ने अपने खर्च पर कायम किया है। डॉक्टर सुरेश अबराल की तरफ से कायम करदा इस आर्ट गैलरी में जहां मुख्तलिफ ज़बानों और मज़ाहिब के पुराने नुस्खे वगैरह महफूज रखे गए हैं, वहीं कुरान शरीफ के नादिर और नायाब नुस्खे भी इस आर्ट गैलरी की जीनत बने हुए हैं। लगभग 1 सदी पहले डॉक्टर सुरेश के दादा ने इस काम की तब शुरुआत की थी जब वो महाराजा हरि सिंह के दरबार में पुराने गहनों वगैरह को महफूज रखने के काम पर मामूर थे। जो आप देख रहे हैं पार्चमेंट वाला जो होली कुरान हमारे पास है, इसका नुस्खा जो है वो 4.5 फीट बाय 5 फीट उसका साइज़ है, और जो हैंडमेड पेपर के ऊपर है वो 10 इंच चौड़ा है और 5 फीट लंबा है। उसके साथ साथ हमारे पास होली कुरान के वर्सेस हैं, तो वो वेलम के ऊपर भी हैं, पार्चमेंट के ऊपर भी हैं और हैंडमेड पेपर के ऊपर भी हैं। और वेलम के ऊपर हमारे पास जो अलग अलग साइज़ में जो कैलीग्राफियाँ आप देखेंगे वो 120 के आसपास हैं, और 115-20 के आसपास हमारे पास हैंडमेड पेपर के ऊपर हैं। इस गैलरी में कुरान शरीफ के सदियों पुराने हाथ से लिखे नुस्खे भी मौजूद हैं। इन सभी नादिर नुस्खों को महफूज रखने के लिए जहां गैलरी के मुंतजमीन पुराने तरीके इस्तेमाल करते आए, वहीं अब ये लोग नई टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाकर इस काम को अंजाम दे रहे हैं। साल 2003 में नेशनल मिशन मैन्युस्क्रिप्ट के साथ एक मुआहदा करके डॉक्टर सुरेश ने इस काम में महारत पाने के लिए जदीद तरबियत हासिल की, और अब इन्हें गैलरी में मौजूद 10,000 के करीब इन नादिर नुस्खों को महफूज करने में काफ़ी आसानी हुई है। पैशन में पड़ जाओगे, जुनून में पड़ जाओगे, तो आपको खुद ब खुद काफ़ी सारे लोग ऐसे इस फील्ड में काम करने वाले मिल जाएंगे।
तो उन लोगों से हमें जो इसके एक्सपर्टीज़ हासिल हुई